हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गॉड ब्लेस यू। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। आज हम लोग फिजिक्स में सीखेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस टॉपिक से रिलेटेड 5 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, संबंध को स्थापित करें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से बिहार बोर्ड में कभी कभी 5 नंबर का क्वेश्चन उठा लिया जाता है, तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, इसका प्रूफ भी आपको पता होना चाहिए विद डायग्राम, डायग्राम के साथ। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग समझते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग ये पहचान रहे होइएगा, ये जो दर्पण है हमारा, ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो दर्पण है हमारा, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्यों है? क्योंकि इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है। आप लोग जानते हैं, यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह, ये हमारा परावर्तक सतह है जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, ये परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह। और जिस भी गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, उस दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। ये दर्पण हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। तो प्यारे बच्चों, इस चित्र में, इस डायग्राम में आप देखिए, एम और एम डैश, एम एम डैश एक हमारा अवतल दर्पण है। और इसी दर्पण में देखिए, आपको हम बताए हैं डिफिनेशन में, किसी भी गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं, या उत्तल दर्पण का भी जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। किसी भी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। यहाँ पे हमारा अवतल दर्पण, इसका मध्य बिंदु हमारा ध्रुव कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, इस दर्पण का हमारा जो मध्य बिंदु है वो ध्रुव है। उस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे ए बी जो है हमारा, ए बी एक आपतित किरण है। ये हमारा कौन सा किरण है? आपतित किरण है। किसी प्रकाश स्रोत से आता हुआ किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। ये देखिए, दर्पण के बिंदु बी पे टकरा के ये परावर्तन के बाद क्या हुआ है? एफ से गुजरा है। यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस से होकर यह गुजरा है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा आपतित किरण है जो कि समतल दर्पण के बिंदु बी पे पड़ा है। यहाँ से परावर्तन के बाद ये क्या हुआ है? मुख्य फोकस एफ से होकर गुजर रहा है। और यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, पी से लेकर पी और सी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इस डायग्राम में हमारा पी और सी को जो ये लाइन ज्वाइन कर रहा है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं। और प्यारे बच्चों, आपको पता है, पी से लेकर सी तक का जो ये दूरी होता है, ये हमारा वक्रता त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या कहलाता है, जिसको हम लोग कैपिटल आर से यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हुए। सी से लेकर ये पी तक का जो डिस्टेंस होता है हमारा वक्रता त्रिज्या कहलाता है। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग सीखे हैं वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण, ये जो हमारा गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण जिस भी गोले का भाग होता है उस गोला का त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज इस गोलीय दर्पण का ये हमारा क्या है? वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र से ध्रुव P तक का दूरी हमारा क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या कहलाता है। यहाँ पे यदि हम कहेंगे इस डायग्राम में C से लेकर B तक का ये जो डिस्टेंस है, ये क्या कहलाएगा? सी से लेकर बी तक का जो ये दूरी है, ये दूरी भी हमारा वक्रता त्रिज्या कहलाएगा, और ये दूरी भी हमारा वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। यहाँ से लेकर इस दर्पण पे अगर हम लोग इधर भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, अगर इस दर्पण को टच करते हुए कोई लाइन खींचे, तो ये दूरी भी हमारा क्या कहलाएगा? वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। इसी बात को यहाँ पे हम लिखे लैंग्वेज में। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, चित्र में एम एम डैश एक अवतल दर्पण है। आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो चित्र है हमारा, इस चित्र में एम एम डैश हमारा क्या है? एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। ध्रुव क्या है? यहाँ पे देखिए, ध्रुव P है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव बोलते हैं, इसका ध्रुव P है। और यहाँ देखिए हम लिखे हैं, और PC, आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, P से लेकर C तक का जो ये डिस्टेंस है हमारा PC मुख्य अक्ष है। PC हमारा क्या कहलाता है? ये मुख्य अक्ष कहलाता है। ये जो लाइन है हमारा मुख्य अक्ष कहलाता है। और AB, इस डायग्राम में देखिए, A से B तक का जो ये हमारा किरण है, AB किरण, AB एक आपतित किरण है। किसी प्रकाश स्रोत से आता हुआ किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। ये भी क्या है? हमारा आपतित किरण है। जो अवतल दर्पण, ये हमारा अवतल दर्पण है, जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर और निकट है। अब देखिए, मुख्य अक्ष हम लोग किसको बोलते हैं? पी से सी तक का ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, पी को और सी से जो मिलाने वाला ये लाइन है, इस लाइन को हम लोग मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। ये जो आपतित किरण है हमारा ए बी, ये आपतित किरण क्या है? ये जो मुख्य अक्ष है इसके क्या है? ये समानांतर है, और समानांतर के साथ साथ ये काफी इसके करीब भी है, काफी निकट है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए यहाँ देखिए हम लिखे भी हैं, जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर और क्या है?
समानांतर के साथ साथ ये काफी निकट भी है, करीब भी है। ठीक है प्यारे बच्चों, किरण ए बी दर्पण से परावर्तन के बाद, ये जो किरण ए बी है दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरा है? ये मुख्य फोकस से गुजरा है। ठीक है प्यारे बच्चों, किरण ए बी दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरा है। किससे होकर गुजर रहा है? एफ से होकर के ये क्या हो रहा है? गुजर रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम लिखे हैं चूंकि त्रिज्या सी बी, यहाँ देखिए सी से लेकर बी तक का जो ये डिस्टेंस है हमारा, ये त्रिज्या कहलाता है। सी से लेकर पी तक का भी डिस्टेंस हमारा त्रिज्या ही कहलाता है। चूंकि त्रिज्या सी बी दर्पण सतह के बिंदु बी पर क्या है? अभिलंब है। और आपको बताए हैं पिछले लेक्चर में भी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, सी से लेकर सी की दिशा में यदि कोई किरण हम लोग गुजारते हैं अवतल दर्पण में, तो वो क्या होता है? हमारा दर्पण पे वो अभिलंब होता है। क्या होता है? दर्पण पे वो अभिलंब का भी काम करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा क्या है? अभिलंब का काम कर रहा है अभी। तो त्रिज्या सी बी दर्पण सतह के बिंदु बी पर क्या है? अभिलंब। अभी ये हमारा अभिलंब का भी काम कर रहा है। तो आगे देखिए इसी में हम लोग, अच्छा एक बात बताइए यहाँ प्यारे बच्चों, आपको पता है कि ये जो है हमारा ए बी किरण और ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये एक दूसरे के क्या है? समानांतर है। और यहाँ पे ये जो त्रिज्या हमारा सी बी है, ये त्रिज्या सी बी इसको क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है। जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है, एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। ये बात आपको पहले से भी पता है, एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ पे देखिए यदि ये अभिलंब है हमारा, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को हम लोग आपतन कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये हमारा परावर्तन कोण कहलाएगा। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए आज हमारा ये जो कोण है, ये कोण हमारा आपतन कोण है और ये इसी का एकांतर कोण है। ये हमारा क्या है? एकांतर कोण है। आपतन कोण यदि हम बोलना चाहें तो ए बी सी हमारा आपतन कोण होगा। डायग्राम में ए बी सी हमारा क्या होगा? आपतन कोण होगा, जो किसके बराबर होगा? एंगल बी सी एफ के बराबर होगा। ये कोण के बराबर होगा, क्योंकि आज ये लाइन और ये लाइन क्या है? समानांतर है और ये तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी चीज को हम आगे लिखे हैं परावर्तन के नियम से। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, देयरफॉर इस प्रकार परावर्तन के नियम से एंगल, यहाँ देखिए क्या लिखे? ए बी सी, ए बी सी बराबर क्या लिखे? सी बी एफ लिखे। ए बी सी बराबर क्या लिखे? सी बी एफ। इस एंगल को आप चित्र में जरा देखिए, ए बी सी, ए बी सी यही हमारा कोण है ए बी सी, बराबर क्या लिखे हैं? बराबर लिखे हैं सी बी एफ। सी बी एफ ये कोण हम लिखे, ये हमारा क्या है? परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण की क्या होता है प्यारे बच्चों? बराबर होता है। यहाँ पे हम लिखे हैं परावर्तन के नियम से एंगल एबीसी बराबर सीबीएफ, एबीसी बराबर सीबीएफ, एबीसी बराबर सीबीएफ। आपतन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर। ये हमारा पहला समीकरण होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा पहला समीकरण है। फिर आगे देखिए हम लिखे हैं एंगल एबीसी बराबर, एंगल एबीसी बराबर बीसीएफ। बीसीएफ देखिए कहां पे है चित्र में? बीसीएफ देखिए कहां पे है? बी सी एफ ये हमारा है। एंगल ए बी सी बराबर क्या लिखा हुआ है? दूसरा समीकरण हमारा बी सी एफ लिखा हुआ है। और ये कोण बराबर हम लिखे हैं ये कोण का। ये दोनों कोण कौन सा है हमारा? एकांतर कोण है। कौन सा कोण है? एकांतर कोण। यहां हम लिखे भी, यहाँ देखिए लिखे हैं एंगल ए बी सी बराबर बी सी एफ, जो कि कौन सा कोण है? एकांतर कोण है। आपको पता है एकांतर कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ हम लिखे हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को यदि आप देखिए, हमारा पहला समीकरण है, ये सेकंड समीकरण है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड का देखिए एलएचएस पक्ष दोनों का बराबर है। जब दो समीकरण का एलएचएस पक्ष बराबर होता है तो आरएचएस को भी बराबर होना पड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कंसेप्ट हम लोग पहले से भी जानते हैं। तो ये देखिए दोनों का एलएचएस बराबर है तो आरएचएस को बराबर क्या होगा? होना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। यहाँ देखिए हम आरएचएस को बराबर किए, इस कोण को इसके बराबर रखे, एंगल सी बी एफ बराबर लिखे हैं बी सी एफ के, बी सी एफ। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ अब हम लोग देखेंगे चित्र में ये दोनों कोण कौन सा है? सी बी एफ, बी सी एफ। सी बी एफ और बी सी एफ कौन सा कोण है? पहले यहाँ याद रखिएगा सी बी एफ है, सी बी एफ। चित्र में देखिए सी बी एफ कौन सा कोण है? सी बी एफ, सी बी एफ हमारा यही कोण है। फिर आगे देखिए कौन सा कोण है? आगे कौन सा कोण हमारा? आगे जो हमारा बी सी एफ है। बी सी एफ देखिए चित्र में कहाँ है? बी सी एफ देखिए, बी सी एफ, यानी कि इस त्रिभुज का, यहाँ जो अंदर में त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का ये दोनों कोण का बात हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दोनों कोण इस त्रिभुज में हम बराबर दिखा दिए। यदि इस त्रिभुज में
ये दो कोण बराबर है, तो इसका मतलब ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जब भी किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है तो वो त्रिभुज हमारा क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। निश्चित रूप से इसमें दो भुजा भी बराबर होगा। कौन सा दो भुजा बराबर होगा, तो इस कोण के सामने में जो भुजा है और इस कोण के सामने में जो भुजा है, यही दोनों भुजा बराबर होगा। इसका मतलब इस चित्र में, इस त्रिभुज में सी एफ भुजा बराबर होगा एफ बी भुजा के या बी एफ भुजा के। बी एफ भुजा बराबर होगा सी एफ भुजा के या एफ सी भुजा के। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी चीज को हम आगे लिखे भी हैं। देखिए यहाँ पे ये दोनों कोण बराबर है, क्योंकि त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे देखिए त्रिभुज का हम नाम भी लिखे हैं, त्रिभुज बी सी एफ। कौन सा त्रिभुज है हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा भी बराबर होगा, कोण के सामने का भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे देखिए हम लिखे बी एफ बराबर एफ सी। चित्र में देखिए कहाँ पे है, चित्र में देखिए यहाँ पे बी एफ बराबर हम लिखे हैं किसके, एफ सी के, एफ सी के बराबर लिखे हैं। यहाँ देखिए हम लिखे हैं बी एफ बराबर एफ सी। अब देखिए आगे हम लिखे हैं इस डायग्राम में, पहले आप देखिए ये जो बिंदु बी है, ये बिंदु बी यदि पी के काफी करीब आ जाए, ध्यान से समझिए, यदि ये बिंदु बी पी के काफी करीब आ जाएगा, ये जो हमारा एफ बी भुजा है, ये भुजा ये हम लोगों का एफ पी भुजा या पी एफ भुजा के काफी करीब हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा। ये भुजा और ये भुजा लगभग बराबर हो जाएगा। जब ये बिंदु बी पी के काफी करीब आ जाएगा, काफी निकट आ जाएगा, तो ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होने लगेगा, लगभग बराबर होने लगेगा। यहाँ पे देखिए हम लिखे भी हैं, यदि बी पी के बहुत ही निकट हो, यदि बिंदु बी पी के बहुत ही निकट हो, काफी निकट होगा, तो बी एफ भुजा पी एफ के बराबर हो जाएगा, लगभग बराबर होगा। बी एफ भुजा पी एफ के क्या होगा, लगभग बराबर होगा। बी एफ भुजा पी एफ के क्या होगा, लगभग बराबर होगा। यहाँ पे देखिए चित्र में बी एफ भुजा पी एफ के क्या होगा, लगभग बराबर हो जाएगा। यानी कि ये भुजा और ये भुजा क्या होगा, लगभग बराबर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए। और आपको पता है पी एफ भुजा एफ सी के बराबर है। अब कहिएगा सर ये पी एफ भुजा, इस प्रकार पी एफ भुजा एफ सी के बराबर हम लिख दिए यहाँ पे, यानी कि पी एफ के बराबर हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, एफ सी लिखे। क्यों लिखे, जरा इसका कारण समझिए, कारण समझिए। अब देखिए आप इस त्रिभुज के कंसेप्ट से आप जानते हैं, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज आपको पता है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है। आज आप साबित किए हैं कि ये भुजा लगभग इस भुजा के बराबर है। यदि मान लीजिए इस भुजा का लेंथ हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ये भुजा का भी मान लगभग 5 सेंटीमीटर है, ये दोनों तो अभी बराबर हम दिखावे किए। और त्रिभुज के समद्विबाहु का जो कंसेप्ट हम लोग जानते हैं, ये भुजा इस भुजा के भी बराबर है, इसका मतलब ये भुजा भी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। एवं प्रकार से देखिए ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा आपस में क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, एवं प्रकार से ये जो हमारा एफ पॉइंट है, ये जो रेखा है हमारा, ये जो लाइन हमारा पीसी लाइन का ये मध्य बिंदु का काम कर रहा है। मुख्य फोकस हमारा किसका काम कर रहा है, मध्य बिंदु का काम कर रहा है। क्योंकि हम लोग साबित कर चुके हैं कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के भी बराबर। इसका मतलब तीनों भुजा एक दूसरे के क्या है, बराबर है। इसी चीज को आगे हम लिखे भी हैं। देखिए यहाँ पे देखिए बी एफ भुजा पी एफ के बराबर था, यहाँ पे हम लोग देखे बी एफ भुजा एफ सी के भी बराबर है। बी एफ भुजा किसके बराबर है, एफ सी के बराबर है। यदि हम इसको समीकरण मान लें, थोड़ा देर के लिए इसको यदि हम ए मान लें, यदि इसको हम बी मान लें, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से आप देखिए एलएचएस पक्ष दोनों का बराबर है। जब एलएचएस पक्ष बराबर होगा तो आरएचएस को बराबर होना पड़ता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं समीकरण ए तथा बी से। समीकरण ए और बी से हम लोग क्या देख रहे हैं, पी एफ भुजा किसके बराबर है, एफ सी के बराबर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पी एफ भुजा बराबर देखिए हम क्या लिखे हैं, यहाँ पे एफ सी है। अब देखिए चित्र में एफ सी क्या है, एफ सी देखिए क्या है चित्र में, एफ सी देख पा रहे हैं, ये लेंथ है हमारा, यहां से लेकर यहां तक का दूरी एफ सी है। यदि हम एफ सी को लिखना चाहें, इतना दूर, आपको पता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों आपस में बराबर है। जब ये दोनों डिस्टेंस बराबर है तो एफ सी डिस्टेंस को पूरे का पी से लेकर सी तक का ये पूरा डिस्टेंस है, पूरा डिस्टेंस का आधा हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। और एफ जो है मध्य बिंदु का भी काम कर रहा है। इसका मतलब यदि इतना दूर हम लिखना चाहें, इतना दूर को पूरे का आधा लिख सकते हैं, पी से लेकर सी तक। ये जो पीसी डिस्टेंस है, पीसी डिस्टेंस का आधा होगा हमारा, क्योंकि ये डिस्टेंस आपस में बराबर है। ठीक है प्यारे बच्चों,
तो यहाँ पे देखिए ये दोनों भुजा आपस में बराबर था। यहाँ देखिए पी एफ बराबर लिखे, पी एफ, पी एफ देखिए डायग्राम में क्या है, पी एफ, पी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस हमारा ये पी एफ डिस्टेंस है। पी एफ बराबर क्या लिखा गया है, या तो सी एफ बराबर लिखिए या पी एफ, दोनों बराबर ही है। तो पी एफ बराबर क्या लिखा गया है, पी एफ बराबर लिखा गया है पीसी का आधा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है तो इसीलिए पी एफ हमारा ये जो डिस्टेंस हमारा क्या होगा, पीसी का क्या होगा, आधा, पीसी का क्या होगा, आधा होगा। यहाँ देखिए लिखा गया है पी एफ बराबर पीसी बाय 2, क्योंकि पीसी का आधा है पी एफ, क्योंकि दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है। और आपको पता है पीसी क्या है, पीसी चित्र में पीसी का जो लेंथ हम क्या रखे हैं, देखिए पी से लेकर सी तक का जो टोटल डिस्टेंस उसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट किया है। और पीसी हमारा इस गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या का भी काम कर रहा है। तो वक्रता त्रिज्या पता है, वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखे भी हैं पीसी बराबर आर, आर बाय 2। यहाँ पे हम लोग यहाँ देखिए, और पी एफ क्या है, पी एफ देखिए हमारा फोकस दूरी का काम कर रहा है। चित्र में पी एफ क्या है, चित्र में हमारा ये जो पी से एफ तक का डिस्टेंस होता है किसी भी गोलीय दर्पण में, ध्रुव पी से मुख्य फोकस एफ के बीच का दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, और फोकस दूरी को हमेशा स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा फोकस दूरी है, पी एफ को हम लोग क्या लिखे, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किए है, जो कि हमारा फोकस दूरी का काम कर रहा है। और कैपिटल एफ हमारा मुख्य फोकस होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दोनों में काफी डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे पी एफ हमारा क्या है, फोकस दूरी है, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट किए हैं। और पीसी हमारा वक्रता त्रिज्या था जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट किए हैं। आज हमारा रिलेशन क्या आ गया है, फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। हाफ से यहाँ पे क्या हुआ है, या 2 से भाग लग गया है, इसका मतलब फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। इसी चीज को हम क्या किए, आगे बढ़ाए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा या इसी चीज को बता सकते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी का दुगुना होता है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी का दुगुना होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं ये प्रूफ आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इस पे एक क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जाता है प्यारे बच्चों। 2 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो आप अभी संबंध देख लिए हैं। फोकस दूरी क्या होता है, हमारा जो फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। यही संबंध हम लोग देखे हैं अभी। क्या संबंध देखें, फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। आप देखिए उसी चीज को हम लोग लिखे हैं, उत्तर में लिखिएगा आप लोग, एक लाइन में ही उत्तर लिखिएगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि एफ बराबर आर बाय 2, एफ बराबर आर बाय 2। इस चीज को आप लिख दीजिएगा तो आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 2 मार्क्स आपको 100% मिलेगा। अब आगे देखिए, अभी हम लोग 4 कंसेप्ट सीखेंगे। अब देखिए पहला कंसेप्ट हम लोगों का क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण। यदि उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, किसी भी दर्पण में यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है तो वो परावर्तन के बाद किधर से जाती है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण जब भी उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। ठीक है प्यारे बच्चों, खास करके हम लोग अवतल उत्तल दोनों में ये चीज देखेंगे। जब हमारा दर्पण अवतल होगा तो अवतल दर्पण में जब भी मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण हम लोग गुजारेंगे तो वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण में जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हम लोग गुजारेंगे तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद किधर से गुजरता है, मुख्य फोकस से होकर के गुजरता है। यहाँ देखिए हम लिखे भी हैं, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण यदि अवतल हो, दर्पण यदि अवतल हो, ये हमारा ए पॉइंट में, ए बी में लिखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, दर्पण यदि अवतल हो तो उसके फोकस एफ से होकर गुजरती है। कहां से जाती है, एफ से होकर के जाती है। और दर्पण यदि उत्तल हो तो उसके फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है। इस चित्र में जरा देखिए, ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। यहाँ देखिए ये हमारा पी से सी तक का जो ये डिस्टेंस हमारा, ये जो पीसी लाइन होता है हमारा मुख्य अक्ष होता है। मुख्य अक्ष के समानांतर ये आपतित किरण जा रहा है। यहाँ देखिए एरो का निशान इधर लगा हुआ, ये हमारा आपतित किरण है जो कि दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरा है। कहां से गुजरा है, मुख्य फोकस से गुजर गया है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर जब भी कोई किरण आता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो किधर से गुजरता है, मुख्य फोकस से होकर के ये गुजर जाता है। जब दर्पण हमारा उत्तल होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है,
इसमें भी जब भी हम लोग कोई किरण मुख अक्ष के समानांतर गुजारते हैं, इसमें होता क्या है, मुख्य फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि यहाँ देखिए ये हमारा आपतित किरण है जो कि दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हुआ, इस डायरेक्शन में ये चला गया। इसी लाइन को यदि हम लोग पीछे बढ़ाते हैं तो हम लोगों को लगता है कि मुख्य फोकस से ये लाइन जा रहा है। ये जो परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण बुझाता है हम लोगों को कि ये मुख्य फोकस से होकर के जा रहा है। कहाँ से जा रहा है, मुख्य फोकस से होते हुआ ये निकल रहा है। हम लोगों को लग रहा है कि मुख्य फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ हम लोग लिखे हैं जब भी दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल दर्पण हो, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण यदि अवतल हो तो उसके मुख्य फोकस से होकर के जाती है, और दर्पण यदि उत्तल हो तो उसके मुख्य फोकस से आती प्रतीत होती है। आता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। रियल वे में नहीं आता है, बट आता हुआ हम लोगों को क्या होता है, आभास होता है, प्रतीत होता है, महसूस होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए हम लोगों का क्या है, फोकस की दिशा में आपतित किरण। प्यारे बच्चों, जब भी अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, जब भी कोई आपतित किरण, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण मुख्य फोकस की दिशा में आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है। मुख्य अक्ष क्या हो जाता है, समानांतर। यहां हम लिखे भी है, जब कोई किरण दर्पण के फोकस एफ की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। मुख्य अक्ष के क्या निकलती है, समानांतर निकलती है। यहाँ देखिए हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में देखिए जो आपतित किरण है, आने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ये किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं, जो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो गया है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो गया। ये हमारा मुख्य अक्ष है, उसी के देखिए समानांतर हो गया है। जब भी अवतल दर्पण में फोकस की दिशा में कोई किरण आपतित होगा तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है। देखिए हमारा आपतित किरण है, ये आपतित किरण क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये फोकस की दिशा में आ रहा है। आपतित किरण ये जो है हमारा ऊपर हेडिंग में हम लोगों का है, फोकस की दिशा में आपतित किरण। ये मुख्य फोकस की दिशा में हमारा आपतित किरण आ रहा है। ये दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो रहा है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है, ये समानांतर हो जाता है। उत्तल दर्पण में हम लोग देख रहे हैं, जब भी कोई किरण मुख्य फोकस की दिशा में आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो जाता है, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे का पॉइंट देखिए। आइए अब हम लोग समझते हैं वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। जब भी कोई किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है तो वो परावर्तन के बाद किधर से जाती है, आइए हम लोग देखते हैं। वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किरण उसी पथ पर लौट जाती है, वापस उसी पथ पे लौट जाती है। ध्यान से देखिए यहाँ प्यारे बच्चों, ये हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में ये हमारा वक्रता केंद्र है, सी हमारा वक्रता केंद्र होता है। आज एक किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हो रही है, जो कि परावर्तन के बाद इसी पथ पे वापस लौट गई है। आपतित किरण भी इसी रास्ता में है और परावर्तित किरण भी इसी रास्ता, इसी पथ पे है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कहिएगा सर ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण जरा समझाइए। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा वक्रता केंद्र से इस दर्पण पे अगर हम लोग कोई लाइन खींचते हैं तो ये हमारा वक्रता त्रिज्या कहलाता है। और वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता त्रिज्या दर्पण के प्रत्येक बिंदु पर अभिलंब का काम करता है, वो लंबवत होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि यहाँ से हम कोई किरण इधर डाल दें, ये हमारा क्या होता है, दर्पण पे अभिलंब होता है। इधर भी यदि हम लोग कोई किरण डाल दें तो ये हमारा क्या होता है, अभिलंब का काम करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज इसीलिए ये जो किरण आपतित हो रही है, ये दर्पण पे जो आपतित होती है लंबवत आपतित होती है। आपको पता है जब भी कोई किरण दर्पण पे लंबवत पड़ता है तो परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पे वापस लौट जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब उत्तल दर्पण में भी देखिए, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए हमारा वक्रता केंद्र की दिशा में ये किरण आपतित हो रही है, जो कि परावर्तन के बाद पुनः इसी पथ पे वापस लौट गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब लोग नेक्स्ट देखेंगे ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। जब भी गोलीय दर्पण में कोई किरण ध्रुव की दिशा में आपतित होती है, ध्रुव आप लोग जान ही रहे हैं, पोल को हम लोग ध्रुव बोलते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों दर्पण में आपको दिख रहा होगा। जब भी कोई किरण ध्रुव की दिशा में आपतित होती है तो वो परावर्तन के बाद क्या होता है, जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होता है। अब यहाँ देखिएगा सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं जितना डिग्री का कोण बनाते हुए, इस समय ये जो मुख्य अक्ष है हमारा अविलंब का काम करता है। इसका काम करता है, अविलंब का काम करता है। आपको पता होना चाहिए ये जो मुख्य अक्ष है दर्पण पे क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण में तो ये आपतित किरण है, आपतित किरण और ये हमारा अविलंब है। आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। फिर ये दर्पण से परावर्तन के बाद इस डायरेक्शन में चला गया है, ये हमारा परावर्तित किरण है। तो परावर्तित किरण और
अविलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, और हमको पता है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसीलिए आज देखिए आपतित किरण जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित हुई है, उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए ये परावर्तित हो गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस दर्पण में भी देखिए ध्रुव की दिशा में आपतित किरण है, और ये हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष क्या होता है, दर्पण पर अभिलंब होता है। तो जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होता है, उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए ये परावर्तित हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आई एंगल हमारा आपतन कोण होता है, आर हमारा परावर्तन कोण होता है। तो ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, दर्पण के ध्रुव की दिशा में आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाते हुए आपतित होती है, उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं यहाँ तक आपको हर एक चीज समझ में आ गया होगा। यहाँ से आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।